स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति के बारे में एवं उसके पथ के बारे में अध्ययन करते हैं। एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। माना दो समांतर प्लेट P1 एवं P2 एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रखी गई हैं और इन प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल B आरोपित किया गया है। इसलिए वैद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच होगा V/D। तो प्लेट P1 एवं P2 के बीच का जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा रहा है वो होगा E = B/D। वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेशित प्लेट P1 से ऋणावेशित प्लेट P2 की ओर है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। इस वैद्युत क्षेत्र में V वेग से कोई ऋणावेशित कण प्रवेश करता है और प्रवेश करने की दिशा इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा के ठीक लंबवत है। इसलिए यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वह केवल y अक्ष के अनुदिश है। इसलिए इस आवेशित कण पर वैद्युत बल y अक्ष के अनुदिश होगा। चूँकि यह ऋणात्मक आवेशित कण है, इसलिए ऋणात्मक आवेशित कण पर वैद्युत बल ऊपर की ओर होगा, क्योंकि धनावेशित प्लेट P1 इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी और ऋणावेशित प्लेट इसको प्रतिकर्षित करेगी। इसलिए ऋणावेशित प्लेट P2 के द्वारा प्रतिकर्षण बल एवं धनावेशित प्लेट P1 के द्वारा आकर्षण बल दोनों एक ही दिशा में है। इसलिए ये ऋणावेशित कण प्लेट P1 की ओर गति करते हुए ऊपर की ओर जाएगा। इस तरह से इस पथ पर एक वक्रीय पथ पर गति कर रहा है। ये इस प्लेट के किनारों को छोड़ करके शेष स्थान पर प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र एक समान है। इसलिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में इस आवेशित कण की गति को हम लोग अध्ययन करेंगे। माना ये वैद्युत क्षेत्र में प्रारंभिक वेग v से प्रवेश कर रहा है। चूँकि x अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र नहीं है, इसलिए आवेशित कण पर लगने वाले बल x अक्ष के अनुदिश, मान लीजिए बल Fx है। Fx इक्वल्स हो जाएगा चार्ज Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड x अक्ष के अनुदिश। चूँकि x अक्ष के अनुदिश इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए Q इंटू 0 = 0। अब चूँकि वैद्युत बल Fx x अक्ष के अनुदिश 0 है, इसलिए त्वरण x अक्ष के अनुदिश कितना हो जाएगा? Fx/m = 0/m = 0। इसी प्रकार y अक्ष के अनुदिश बल Fy मान लीजिए लगता है। Fy इक्वल्स होगा आवेश Q, इलेक्ट्रिक फील्ड y अक्ष के अनुदिश Ey, और Q Ey का मान है, सब कैपिटल E लिया जा रहा है यहाँ पर, इसलिए QE हो गया। अब y अक्ष के अनुदिश जो त्वरण है मान लीजिए Ay है और इसका मान होगा Fy/m, क्योंकि A = F/m होता है। Fy की वैल्यू है QE/m, इसलिए Ay हो गया QE/m। हमने x अक्ष और y अक्ष दोनों के अनुदिश कितना त्वरण कार्य कर रहा है उसको निकाल लिया गया। x अक्ष के अनुदिश
कार्यरत त्वरण 0 है। x अक्ष के अनुदिश आवेशित कण पर कार्य करने वाला वैद्युत बल 0 है। y अक्ष के अनुदिश कार्य करने वाला बल QE है और y अक्ष के अनुदिश उत्पन्न त्वरण QE/m है। मान लिया जाए ये कण स्मॉल t समय के पश्चात इस x अक्ष के अनुदिश जो वेग है क्या वो नियत होगा, उसको हम लोग देख लें। ये देखिए ax इक्वल्स 0, ax dt ऑफ vx इक्वल्स 0 और dvx इक्वल्स 0 और इंटीग्रेशन ऑफ dvx इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 0, vx इक्वल्स कांस्टेंट। x अक्ष के अनुदिश जो आवेशित कण का वेग है वो नियत मिल रहा है। इसका मतलब x अक्ष के अनुदिश चूंकि वैद्युत बल कार्य नहीं कर रहा है इसलिए इसका त्वरण 0 है, इसलिए इसका वेग नियत है। तो x अक्ष के अनुदिश इसका वेग v, इस वेग v से मान लीजिए ये यहाँ तक आता है, x दूरी तय कर लेता है। किंतु ये यहाँ से देखिए y अक्ष के अनुदिश भी मान लीजिए y दूरी को तय कर लेता है। तो ये x अक्ष y अक्ष दोनों की दिशाओं में दूरी को तय कर रहा है। y अक्ष और x अक्ष दोनों दिशाओं में दूरियों को अर्थात x और y को अगर हम निकाल लें और उसके बाद उनके बीच में कोई संबंध स्थापित कर दें तो मिलेगा एक पैराबोला। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। चूंकि x अक्ष के अनुदिश आवेशित कण पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है, इसका वेग नियत है। माना t समय में x अक्ष के अनुदिश से x दूरी तय कर रहा है तो s इक्वल्स ut प्लस हाफ at² से x अक्ष के अनुदिश sx मान लीजिए चली गई दूरी sx है, प्रारंभिक वेग ux है, त्वरण ax है। चूंकि x अक्ष के ये x अक्ष के अनुदिश जो चली गई दूरी उसको हम कैपिटल X ले रहे हैं, प्रारंभिक वेग v है, समय t है, प्लस हाफ ax x अक्ष के अनुदिश त्वरण 0 है, t², x की वैल्यू आई v इंटू टी, इम्प्लाइज दैट t इक्वल्स x/v। इक्वेशन 1 हो गया। y अक्ष के अनुदिश गति y अक्ष के अनुदिश गति यहाँ पर गति के इस दूसरे समीकरण से s इक्वल्स ut प्लस हाफ at² से s y अक्ष के अनुदिश यहाँ से लेकर यहाँ तक कैपिटल Y लिया गया है तो ये हो जाएगा कैपिटल Y। प्रारंभिक वेग इम्पॉर्टेंट है, चूँकि ये ऋणावेशित कण चार्ज पार्टिकल x अक्ष के अनुदिश प्रवेश कर रहा है, इसलिए इसका प्रारंभिक वेग x अक्ष के अनुदिश है और प्रारंभिक वेग इसका y अक्ष के अनुदिश 0 होगा। तो y अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग 0 टाइम t प्लस हाफ
y अक्ष के अनुदिश त्वरण, y अक्ष के अनुदिश देखिए त्वरण हम लोगों ने निकाला है ay, तो ये है ay की वैल्यू है फोर्स QE अपॉन मास m इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स 0 इंटू टी इक्वल्स 0 प्लस हाफ QE अपॉन m टी स्क्वायर और कैपिटल Y इक्वल्स QE अपॉन 2m टी स्क्वायर। और कैपिटल Y इक्वल्स QE अपॉन ट्वाइस m इंटू टी स्क्वायर इक्वेशन टू, यहाँ पर स्मॉल t की वैल्यू पहले समीकरण से यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो आपको मिलेगा समीकरण 1 एवं 2 के द्वारा कैपिटल Y इक्वल्स QE 2m एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और कैपिटल Y इक्वल्स QE अपॉन ट्वाइस m बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यह एक परवलय का समीकरण है, यानी इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। अतः ये जो वक्रीय पथ आवेशित कण का इस वैद्युत क्षेत्र में जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से लंबवत दिशा में प्रवेश कर रहा है तो एक पैराबोलिक अर्थात परवलयाकार पथ पर गति करता है। अब यहाँ पर ये जो कैपिटल Y है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिफ्लेक्शन कहलाता है, यानी विक्षेप। तो जब किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में कोई आवेशित कण अथवा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो वह वक्रीय पथ पर गति करता है और वह वक्रीय पथ परवलयाकार पथ होता है। यहाँ पर इस y के मान को विक्षेप कहेंगे, इसको रेखीय विक्षेप कहेंगे। अब जैसे ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को पार करता है, यहाँ पर देखते हैं, इसको वाइप आउट करते हैं। जैसे ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को पार करता है पार करने के पश्चात ये इस वक्रीय पथ पर जब ये पार करता है इस वैद्युत क्षेत्र को, तो वैद्युत क्षेत्र के बाहर इस वक्रीय पथ पर जो अंतिम बिंदु यहाँ पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश गति करता हुआ बाहर निकलता, अर्थात इसका पथ सरल रेखीय होगा। वैद्युत क्षेत्र में परवलयाकार है और वैद्युत क्षेत्र के बाहर इसका पथ वक्रीय पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश सरल रेखीय पथ होता है। अब ये इस दिशा में निकल रहा है और इसकी प्रारंभिक दिशा ये थी, यानी एक्स अक्ष के अनुदिश। यहाँ से कोण थीटा मान लीजिए बनता है, तो कभी कभी कोणीय विक्षेप भी पूछा जाता है और ये रेखीय विक्षेप है। तो रेखीय विक्षेप के लिए मिला y इक्वल्स QE अपॉन 2mv स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया रेखीय विक्षेप। और x के मान निकालने के लिए इस प्लेट की लंबाई
एल दिया गया रहता है, तो रेखीय विक्षेप हो जाएगा, यानी y अक्ष के अनुदिश इसका जो विक्षेप है वो हो जाएगा y इक्वल्स क्यू ई की वैल्यू मालूम है और 2m b भी मालूम है, b स्क्वायर का वैल्यू मालूम है। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर x के स्थान पर प्लेट की लंबाई को रख देंगे और मिल जाएगा कैपिटल Y इक्वल्स क्यू ई, प्लेट की लंबाई L है, L स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। इस प्रकार रेखीय विक्षेप हम लोगों को प्लेट की लंबाई के पदों में और वैद्युत क्षेत्र का मान विभवांतर के पदों में अगर दिया गया है तो ये हो जाएगा Q इलेक्ट्रिक फील्ड B L स्क्वायर अपॉन 2md B स्क्वायर, B अपॉन डी इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार देख रहे हैं रेखीय विक्षेप y इक्वल्स आया क्यू वी पोटेंशियल L स्क्वायर अपॉन 2md V स्क्वायर, डी प्लेटों के बीच की दूरी है। अब इसका जो कोणीय विक्षेप है, कोणीय विक्षेप को ज्ञात करने के लिए इसको हम लोग इस प्रकार निकालें। इधर मान लीजिए जब वैद्युत क्षेत्र के बाहर निकल रहा है, इधर का मान लीजिए वेग v अक्ष है और ये जब वैद्युत क्षेत्र के बाहर निकला तो मान लीजिए ऊर्ध्व दिशा में वेग इसका भी y है। अगर ये दोनों वेग वैद्युत क्षेत्र के बाहर निकलते समय प्राप्त हो जाते हैं तो ये कोणीय विक्षेप अथवा थीटा अथवा दिशा, किस दिशा में वो गति करते हुए गया वो निकालना संभव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम एक समांतर चतुर्भुज के नियम को पूरा कर लें। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और ठीक से क्लियर कर लें। ये x अक्ष के अनुदिश वेग v अक्ष, y अक्ष के अनुदिश वेग by, यानी bx और by माना t समय के पश्चात जब ये वैद्युत क्षेत्र को पार करके बाहर निकलता है तो उस समय क्षैतिज वेग vx मान लीजिए हो जाता है और ऊर्ध्व वेग by हो जाता है। चूंकि इसके क्षैतिज दिशा में कोई बल कार्य नहीं कर रहा, इसलिए क्षैतिज दिशा में इसका वेग नियत है, इसलिए vx की वैल्यू v होगी, लेकिन by की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कोण थीटा है। बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम से या सदिश योग के समांतर चतुर्भुज के नियम से इसको एक समांतर चतुर्भुज पूरा कर लिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मालूम है ये, अर्थात इस दिशा में ये हो गया vx, ये हो गया by, ये वेग है, ये मान लीजिए कोण थीटा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वेग ये by के बराबर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक vx है, यानी by यहाँ से यहाँ तक है, vx यहाँ से यहाँ तक है। tan थीटा इक्वल्स हो जाएगा लंब बटे आधार अर्थात by अपॉन vx। by की वैल्यू निकाल लिया जाए। ये देखिए vx, ये मान लीजिए समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। vx v इक्वल्स u प्लस at से, तो x की दिशा में और x की दिशा में vx इक्वल्स v, x की दिशा में प्रारंभिक वेग इसका v है और a 0 है तो हो जाएगा प्लस 0, तो vx की वैल्यू आई v, तो vx की वैल्यू मिल गई v और vy की वैल्यू को निकाल लिया जाए।
बी वाई को निकालने के लिए v इक्वल्स u प्लस ए टी अप्लाई करते हैं तो y अक्ष के अनुदिश y अक्ष के अनुदिश y अक्ष के अनुदिश अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण। तो अंतिम वेग वी वाई, प्रारंभिक वेग 0 है, ए का मान मालूम है, ए इक्वल्स है क्यू ई अपॉन एम, टी की वैल्यू मालूम है, लिखा गया है, टी की वैल्यू है x अपॉन वी। इसके पहले वाले हम लोगों ने पहले समीकरण में निकाला था, यहाँ से यहाँ तक x इक्वल्स बी इंटू टी, देयरफॉर टी इक्वल्स एक्स अपॉन बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पी वाई इक्वल्स क्यू ई एक्स अपॉन एम बी। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब पहले इक्वेशन और इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3। तो पहले, दूसरे, तीसरे की सहायता से ये हम लोग tan थीटा को निकाल ले रहे हैं। समीकरण 1, 2 एवं 3 से कोणीय विक्षेप अथवा वैद्युत क्षेत्र से बाहर निकलते समय ये किस कोण के अनुदिश इसका बहिर्गमन होगा, बाहर निकलेगा, यानी एमर्जिंग डायरेक्शन इसकी क्या होगी। तो इसकी एमर्जिंग डायरेक्शन हो गई tan थीटा इक्वल्स वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई की वैल्यू हुई क्यू ई एक्स अपॉन एम बी। देखिए वाई अक्ष का अनुदिश प्रारंभिक वेग 0 है, ए त्वरण है वाई अक्ष अनुदिश, फोर्स अपॉन मास क्यू ई अपॉन एम हो जाएगा, टी एक्स अपॉन वी है, ये मालूम है, तो क्यू ई एक्स अपॉन एम बी हो जाएगा, अपॉन वी एक्स की वैल्यू है वी, तो ये हो गया क्यू ई एक्स अपॉन एम बी स्क्वायर। tan थीटा हो गया क्यू ई एक्स अपॉन एम बी स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स क्यू ई एक्स अपॉन एम बी स्क्वायर। इस प्रकार देख रहे हैं बहिर्गमन के दौरान अर्थात इमर्जिंग डायरेक्शन अथवा इमर्जिंग एंगल इसका थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स क्यू ई एक्स अपॉन एम बी स्क्वायर। और x अक्ष के अनुदिश से x दूरी तय कर रही है, y अक्ष के अनुदिश से y दूरी तय कर रही है, y अक्ष के अनुदिश जो दूरी तय करता है ये वैद्युत क्षेत्र में इसका रेखीय विक्षेप होता है, डेफ्लेक्शन, लीनियर डेफ्लेक्शन। और थीटा को एंगुलर डिफ्लेक्शन कहते हैं, और कभी कभी इसको कहते हैं कि यानी वैद्युत क्षेत्र से बाहर निकलते समय इसका निर्गत कोण क्या होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।